हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री 135 का वन शॉट। तो जैसे कि आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम होगा इसका, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना। और मैंने PYQ सॉल्यूशन करा चुकी हूँ और इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। ठीक है, कोई भी ये ना कहे कि यहाँ से कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं सारा करा रही हूँ। अगर आप अब दोबारा ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी नहीं आया तो फिर गलत चीज़ है वो, क्योंकि मैंने PYQ सॉल्यूशन भी कराए, 2-3 साल के पेपर मैंने करा दिए हैं। केमिस्ट्री 135 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए थे बहुत पहले ही मैंने। तो आपने आई होप वो सब कुछ कर लिया हो और अब आप यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन देख रहे हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 में आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको पढ़ना है सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, आपके अंदर सॉल्यूट को आप क्या करो, एक सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो सॉल्वेंट बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूट होता है जो आप मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट वो चीज़ है जो आप मिक्स कर रहे हैं। मान लो नमक है, तो नमक और पानी। ठीक है, पानी आपका सॉल्वेंट है और नमक आपका सॉल्यूट है। तो अगर नमक को पानी में डालोगे तो एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप पी लेना उसको। ठीक है, दैट इज़ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका रॉल्स लॉ है और यहाँ पे वेपर प्रेशर वाला वेरिएशन जो है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आ जाओ। एक तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है आपका जो इम्पॉर्टेंट एक में अगर मैं बात करूँ 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो कभी कभी दे देंगे गैस में, यानी गैस सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है। गैस को गैस में मिक्स करेंगे तो एक गैस की एयर बन जाएगी। ठीक है, वो गैस नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये एयर वाली गैस है। ठीक है, गैस को लिक्विड में अगर मिक्स करोगे आप तो आपके पास एरेटेड वाटर बनेगा। गैस को सॉलिड में मिक्स करोगे तो आपका गैस एब्जॉर्ब होता है मेटल में। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, लिक्विड को गैस में तो मॉइस्ट एयर बनेगा। लिक्विड जो आप पीते हो अल्कोहल इन वाटर मिला के। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में करोगे तो मर्करी इन जिंक होता है, जिंक एमेल्गम बनता है। सॉलिड को गैस में तो कैम्फर इन एयर, सॉलिड को लिक्विड में तो सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सॉलिड मिक्स करोगे तो एलॉयज बनेंगे, उसका एग्जांपल आपका ब्रास होता हुआ। ठीक है, डिफरेंट आपके जो एक्सप्रेशन है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, आपका एक मोलैरिटी है। ठीक है, 1 वर्ड में भी आ सकता है कि मान लो 1 वर्ड का मतलब है कि डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में आपका आ सकता है मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। डेसीमीटर क्यूब है या फिर लीटर है। ठीक है, लीटर में आप लोग लिख देना। उसके बाद हम देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी होता है जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पे मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो ये आपका होता है। एक होता है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी होता है आपका स्ट्रेंथ इन ग्राम डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो आप इसका एक बार पढ़ लेना और इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मान लो आपके पास 2 सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। ठीक है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। सॉल्वेंट को हमने x1 मान लिया और सॉल्यूट को हमने x2 मान लिया। तो अब हम अगर सॉल्वेंट निकालेंगे तो उसमें होता है, अगर मैं 1 की बात करूँ तो एक होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट 1 डिवाइड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2। ठीक है, क्योंकि हमने 2 सॉल्यूशन लिया है यहाँ पे। एक सॉल्यूट अगर x2 के लिए निकाल रहे हो तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी गिवन होगा, x2 है तो x2 वाले के लिए N2 लिखा जाएगा, N1 प्लस N2 यानी टोटल मोल्स। तो ये आपका हो जाता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं यानी फ्रैक्शन। ओके, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप इंटू 100 कर दो। मान लो 10 ml एल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी 10 ml वॉल्यूम है और 100 ml भी वॉल्यूम है। 10 ग्राम यानी क्या है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये 10% वेट बाय वॉल्यूम है। 10 ml क्या होता है, ml में क्या होता है आपका वॉल्यूम और ग्राम क्या होता है आपका वेट, तो वॉल्यूम बाय वेट। 10 ग्राम NaCl, ये ग्राम है और ये भी ग्राम है, यानी वेट बाय वेट। तो इस तरीके से आपको आएगा। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें 10⁶ करते हो। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देखो एग्जांपल 1 हम करेंगे। एग्जांपल है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 98% एसिड बाय मास। ठीक है, 98% एसिड बाय मास है। डेंसिटी दी हुई है आपको। मोलैरिटी निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ कर देंगे क्योंकि डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो आप देखो क्या आपके पास क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं।
मास की अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, तो मास आएगा जो कि कितना दिया हुआ है 98% बाय मास। तो 98% बाय मास डिवाइडेड बाय आपका क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में है 98% बाय मास। आपकी वॉल्यूम अगर बात करें 98% होता है, यानी 100 ml में से 98% मास डिवाइड है, तो 100 कर देंगे इंटू मोलर मास आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मोलर मास चाहिए किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो 98 हो जाएगा और आपकी डेंसिटी दी हुई है इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय आपका 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक आता है सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी? आपका कुछ नहीं है बल्कि सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन को हम जब वो सैचुरेटेड होगा, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा 100 ग्राम में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि पूरा अगर डिसॉल्व हो जाए तो इस टर्म को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कर्व होता है जो यहाँ पे आपका थोड़ा सा आता हुआ गैसेज इन लिक्विड। एक आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि सॉल्यूबल है आपके मोल्स सॉल्वेंट के अंदर, कंप्लीटली सॉल्यूबल है, ठीक है, तो उसको हम सैचुरेटेड बोलेंगे, है ना। ठंड लग रही है यार। तो अब क्या हुआ, हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करता है। एक होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर, दूसरा होता है नेचर ऑफ गैस। कैसे करेंगे? टेम्परेचर क्या आता है? गैस का डिसोल्यूशन होता है जब लिक्विड में, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है हीट रिलीज करना, ठीक है, हीट रिलीज करना, ठीक है। तो जब हम गैस की लिक्विड डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज होगी। अब प्रेशर का इफेक्ट आता है हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ क्या कहता है आपका 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है कि डिफाइन हेनरी लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन गैस इन दिस। तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है, एक्स। प्रोपोर्शनलिटी जो कंसंट्रेशन उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो एक्स नहीं जो आपकी ज़िंदगी में से जा चुकी है, ठीक है, वो एक्स नहीं है लड़कों। तो जो वो एक्स नहीं है जो आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है, बल्कि ये आपका कंसंट्रेशन के लिए एक्स है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो के लग जाता है, के आपका होता है हेनरीज कांस्टेंट, तो पी इंटू के एक्स, ओके। नाउ अगर हम के को निकालेंगे बाहर तो पी बाय एक्स हो जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेचर ऑफ गैस। गैस का क्या नेचर होता है? जनरली केमिकल सॉल्वेंट जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है अदर सॉल्वेंट में। तो आपका जो होता है एग्जांपल के लिए जो मोर सॉल्युबल होता है ना, वो आपके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होते हैं मोर सोल्यूबल किस में होती है? वाटर एंड बेंजीन। इस तरीके से एग्जांपल है। हेनरीज लॉ का एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज। हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका दिया हुआ है इज दिस, यानी के दिया हुआ है ना। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ठीक है, तो के भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है। अज्यूम दैट दिस वेट भी दिया हुआ है, ठीक है। आज कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ऑक्सीजन का। अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें ऑक्सीजन का तो क्या होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसका? ऑक्सीजन को पानी में घोलना है तो पानी का मोल्स, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले फिर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे ना, क्योंकि आपका क्या होता है फॉर्मूला हेनरीज का। हेनरी लॉ का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। तो एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ही है, ठीक है, कंसंट्रेशन जैसे बोलते हैं। तो आप पहले क्या निकाल लोगे? कंसंट्रेशन यानी एक्स निकाल लोगे, है ना। तो ऑक्सीजन का मोल हमें नक्को पता, ठीक है, और पानी का तो पता होता है आपको, डिवाइड 1/18 होता है वैसे 0.08, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ये लिख देंगे n, और ये जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 5.5 n/O2, यानी हमें ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पता। आ जाओ फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे x की जगह आ जाएगा। ये x की जगह क्या आ जाएगा? n ऑक्सीजन डिवाइड बाय 5.56, क्योंकि हमें निकालना ही इसी को है ना। तो अब क्या करेंगे? हेनरीज कांस्टेंट में रख देंगे, यानी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। अब p कितना है ये मैंने लगाया, k कितना है आपका दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स। एक्स क्या है आपका? n ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अब हमने इसको रखा और यहाँ से NO2 को बाहर लाएंगे, ठीक है, NO2 को आप बाहर लेकर आओ, ये देखो, तो ये दोनों आपके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा दिस 1.26 इंटू 10⁻³ तो आप लोग इसको करके भी देखिए, चाहे वीडियो पोज करके करिए वरना अपनी स्टडी मटेरियल से करिए, ठीक है। आ जाओ, अब आपके पास आता है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके पास दो लिक्विड है A एंड B और हम मिक्स कर रहे हैं उसको, ठीक है। लिक्विड A कम्प्लीटली मिसिबल होता है B में, तो वो पानी जैसे पानी को इथेनॉल में मिक्स कर दो जो आप पीते हैं, है ना, एल्कोहल में मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है कि कम्प्लीटली मिसिबल हो गया। मिसिबल मतलब घुल गया, ठीक है। A और B
पार्शियल मिसिबल है, तो यानी कि पानी सिर्फ फिनॉल में ही मिसिबल हो सकता है, यानी कम्प्लीटली मिसिबल नहीं है। लिक्विड ए बी जो कि कम्प्लीटली इमिसिबल है, यानी अलग अलग होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। रॉल्स लॉ ऑफ आइडियल सोल्यूशन, रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ से क्वेश्चन बनता है, तो हम इसे देखेंगे। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाए, उसको हम हीट देंगे ना तो इवेपोरेट, सॉरी क्या बोलने जा रही हूँ आज मैं, आज थोड़ा टंग स्लिप हो रहा है यार, लगता है किसी की शक्ल देख ली मैंने सुबह सुबह। ठीक है गाइस, ओके। तो मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे, एक तो मैं छत पे बैठी हूँ बिल्कुल अपने आप को दुल्हन बना के, ठीक है, दुल्हन बना के ये नहीं कि मैं मेकअप करके बैठी हूँ, बल्कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा है, उसके अंदर फ़ोन लेके बैठी हूँ। ही वेरी फनी। चलो तो देखो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन को, ठीक है, आपने हीट किया और वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो वो आपके वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में, वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, एंड इट्स स्मॉल फ्रैक्शन। अब इस इंग्लिश को हम बहुत ही शॉर्ट करेंगे। आलो, जैसे मान लो आपका ए गैस है, ए एंड बी दो लिक्विड है, ठीक है। हम ए के लिए अगर लिख रहे हैं ना रॉल्स लॉ, तो कैसे लिखेंगे? पी ए यानी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस और एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अगर मैं बी के लिए लिखूँ ना, अगर समझ लो मैं लिख रही हूँ बी लिक्विड के लिए, तो पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं टोटल लिख रही हूँ तो दोनों को प्लस ना कर दूंगी, तो पी नॉट एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। आपके क्वेश्चन बनता है आइडियल सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंशिएट एंड वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो इस रॉल्स लॉ को ओबे करें, यानी रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑल कंसंट्रेशन है, ऑल टेम्परेचर पे, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। दो लिक्विड अगर ए बी हम मिक्स कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन में, मॉलिक्यूल्स ए बी सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी दोनों में होना चाहिए, ठीक है। रॉल्स लॉ के कर्व आते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल। अगर हम रॉल्स लॉ के कर्व की बात करें, ठीक है, तो ये आपका पी नॉट ए है पार्शियल प्रेशर, और ये आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक्स ए यहाँ पे 1 आ गया, और जो एक्स बी यानी बी के लिए 0 आ गया, तो पी नॉट ए यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा पी नॉट बी। यहाँ पर आपका एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है, तो फिर इस तरीके से जाएगा। तो आपका जो रॉल्स लॉ का बनता है वो इस तरीके से बनता है आइडियल कर्व, ठीक है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जब आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो आप करोगे। तो थर्मोडायनेमिकली आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज ना हो, ठीक है, यानी डेल्टा मिक्सिंग वी 0 हो, इंथैल्पी चेंज भी ना हो, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 हो, ठीक है। एक तो ये रॉल्स लॉ फॉलो करे और ये दोनों 0 होने चाहिए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल ले लो, एक दो ले लो आप, एनहेक्सेन एंड हेप्टेन इज इंपॉर्टेंट, बेंजीन एंड टॉलुइन, या आप याद कर लो, ये ईजी होते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। नॉन आइडियल का मतलब है कि आपका अगर पी ऑफ ए है, यानी कि रॉल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये जो होगा नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से हो जाएगा, और पी बी के लिए भी नॉट इक्वल्स टू ए हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एक तो ये ओबे नहीं करते रॉल्स लॉ को, दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0 और वी मिक्सिंग भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। आ जाओ, क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन अगर कराने लग गई ना यार, तो वन शॉट नहीं, ये बल्कि डिटेल लेक्चर हो जाएगा। वेपर प्रेशर कर्व देखो, आपका एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। बेसिकली आपका ये है एक्स ए और एक्स बी, जैसे आप रॉल्स लॉ में लिख के आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ये जो ग्राफ नॉर्मल जो मैंने कल ही बताया था आपको, ये ऐसा था। पॉजिटिव डेविएशन यानी ऊपर से डेविएट होगा, ये देखो पॉजिटिव, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मान लो अगर मैं नेगेटिव डेविएशन बना रही हूँ, तो देखो क्या हो गया, जो हम रॉल्स लॉ का सेम ग्राफ बना रहे थे, ये वाला ये वाला ये वाला है ना, तो क्या होगा नेगेटिव डेविएशन, तो नीचे से आएगा, देखो नीचे से आ गया, ये वाला नीचे से आ गया, ये वाला नीचे से। तो अब आई होप आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर वेरिएशन लिक्विड कंपोजिशन, आ जाओ। तो यहाँ से आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम से आता है क्वेश्चन, तो हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बेसिकली क्या होता है, डिस्टिलेशन में ऑफ बाइनरी लिक्विड मिक्सचर में वेपर कमिंग आउट विल बी रिचर इन, तो वेपर जो होता है वो कहाँ पे रिच होता है, दैट कंपोनेंट हुज एडिशन टू द लिक्विड मिक्सचर कॉजेज एन इंक्रीज वेपर प्रेशर। ऐसे कंपोनेंट में वेपर्स बाहर की तरफ आता है जिसमें अगर आप लिक्विड मिक्सचर को मिक्स कर रहे हो और वो वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। मान लो ये आपके दोनों, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, ये वेपर है, ठीक। पी नॉट है, पी नॉट भी जैसे हमने किया था, ठीक है। पी एक्सटर्नल है
तो यहाँ पे लिक्विड के टाइम पे ज़्यादा आ रहा है तो हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ये वाला उल्टा आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना कर। लीवर रूल से ज़्यादा नहीं आता है, बल्कि आ जाता है लीवर रूल, तो हम इसका वो पढ़ लेते हैं बेसिकली क्या कह रहा है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर रूल देखो, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ मटीरियल इन द टू फेजेज, जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ मटीरियल है दो फेज में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ अपोजिट सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा लीवर रूल का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेगेटिव डेविएशन तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, ये ख़त्म, टाटा बाय हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने इसमें 15 मिनट ले लिए। सॉल्यूशन 2 में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो मिक्सिबल होता है कम्प्लीटली, एक होता है पार्शियली जो कि आधा मिक्स है, एक होता है इमिक्सिबल जो कि मिक्स ही नहीं है। तो यहाँ से आपका नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट जो कि आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं सॉरी ये भी इंपॉर्टेंट है यार आपका 2 लेयर 1 लेयर वाला। ठीक है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, आ जाओ। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन कोएक्स विद ईच अदर, ऐसे सॉल्यूशन डिफरेंट कंपोजिशन होंगे और एक साथ मिल जाएंगे तो उसको कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, ये आइडेंटिकल होती है, 2 लेयर सिस्टम बनता है। तो आपका बताना है कि किस में 2 लेयर से, फिनॉल वाटर सिस्टम में आपके 2 लेयर सिस्टम बनता है, तो इसको बता देना आप लोग। और एक होता है ये 2 लेयर्स वाला, 1 लेयर जो नीचे है वो कम हो जाता है, 2 लेयर्स वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको बता देना। और ये 2 लेयर्स वाला होता है, 1 लेयर 2 नीचे बनती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, निकोटीन। तो बनाने को आ सकता है, तो आप लोग देख लेना इसको। ठीक है, एक बारी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जिसे बोलते हैं हम लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, अपर, बोथ अपर एंड लोअर। ठीक है, तीनों आप लोग कर लेना जो मैंने अभी बताया। इमिसिबल लिक्विड पेयर्स हैं, तो यहाँ पे आपका आता है स्टीम डिस्टिलेशन से क्वेश्चन आता है। स्टीम डिस्टिलेशन देखो क्या है, ये देखो पूरा अपरेटस है ये। ठीक है, कैसे आप स्टीम को डिस्टिलेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जब सिस्टम आपका इमिसिबल लिक्विड से, ठीक है, यानी कि दोनों मिक्स नहीं हो पा रहे, तो हम उसको बॉईल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग से। अब स्टीम डिस्टिलेशन जो होते हैं मस्ट भी इमिसिबल वाटर में होना चाहिए, डिकम्पोज ना हो टेम्परेचर के साथ। मान लो हमने टेम्परेचर दिया, ये स्टीम दिया तो डिकम्पोज हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेरी हाई वेपर प्रेशर होना चाहिए, शुड हैव नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसका अपरेटस है, कैसे आप इसको डिस्टिलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो आपका वाटर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज इंपॉर्टेंट। नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके प्रैक्टिकली इमिसिबल होते हैं दोनों के दोनों। तो नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका मैथमेटिकली कैसे होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे सब्सटेंस एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अपने आप, 2 इमिसिबल सॉल्यूशन ए एंड बी है इक्विलिब्रियम में। इस तरीके से होता है कि जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन होता है दोनों सॉल्वेंट का वो कांस्टेंट हो जाता है ना। और सॉल्यूशन एक्स सेम मॉलिक्यूल, तो के जो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट बी। तो ये के जो है वो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट किस किस पर डिपेंड करता है, पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, थर्मोडाइनमिकली आपका जो आता है ना, ये डेरिवेशन आती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। ठीक है, कैसे डेरिवेशन करोगे, आ जाओ कर लेते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपके पास U1 एंड U2 है, केमिकल पोटेंशियल से आयोडीन का। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल U1 U2 है वाटर एंड टेट्राक्लोराइड में। तो U1 के लिए लिखूंगी मैं, U1 के लिए U1 नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग A1। ठीक है, U2 के लिए लिखूंगी U नॉट 2 प्लस RT नेचुरल लॉग A2। U नॉट 2 ये आपका स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है आयोडीन का। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो U1 प्लस RT नेचुरल लॉग A1, U2 नॉट दिस, तो इसको हम इधर ले आएंगे, ये और ये बराबर हो गए आपके। ठीक है, तो RT नेचुरल लॉग A माइनस RT नेचुरल लॉग A2, तो आपके पास बचेगा RT नेचुरल लॉग A1 डिवाइडेड बाय A2। U नॉट ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे टेम्परेचर पे, तो क्या बचेगा आपका, तो ये आपका ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपके हो जाएंगे A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2, क्योंकि कंसंट्रेशन भी हमने कर लिया, तो दोनों बराबर होके K के बराबर हो जाएंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आता है डिसोशिएशन पे। तो मान लो आपके पास एक X है, वो अनडिसोशिएट है एक फेज़ 1 में। ठीक है, ये X है और अनडिसोशिएट है, और फेज़ 1 C1 एंड फेज़ 2 में आपका C2 है, A और B में टूट रहा है। तो ये जब अनडिसोशिएट है तो C2 1 माइनस अल्फ़ा लिखेंगे, A के लिए C2 अल्फ़ा, B के लिए C2 अल्फ़ा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो K के लिए फॉर्मूला बन के आता है वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ X इन फेज़ 1, जो ये है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएशन पार्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा C1 डिवाइड बाय C2 1 माइनस अल्फ़ा। ये इससे क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग। एसोसिएशन का मतलब है बनना,
इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे के का, अगर मान लो C1 है डिवाइड बाई C2 1 माइनस अल्फ़ा, अब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार ही आप लोग देख लेना ना, लास्ट में जो बन रहा है ना वही होगा। अब हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर और एक होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल में जो आपका होता है वो ये फॉर्मूला बन के आता है, log C1 1/n log C2 प्लस log k, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके थ्रू आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे भी कर सकते हैं। कई सारे प्रोसेस होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या करते हैं, सस्पेंशन। आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड कर सकते हो, उसके बाद शेक करोगे दोनों लेयर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। फिर आपका कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा और ये आपका हो गया डन, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना यार, क्योंकि वन शॉट है और आई थिंक कि ज़्यादा बड़ा मैं ना करूँ, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं हमें 2 चैप्टर में। फेज इक्विलिब्रियम में देखो मैं अगर बात करूँ आपका क्लैपेरॉन क्लोसियस बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्स फेज रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम चलते हैं, आ जाओ। सारा पढ़ाने लग गई तो हो जाएगा। एक होता है कंपाउंड जिसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फेज होता है एक, डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल कहता है डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट के बीच में नंबर ऑफ फेज जो होता है हेटेरोजेनस सिस्टम में प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पे, तो उसको हम बोलते हैं गिब्स फेज रूल, ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ अ हेटेरोजेनस सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स, जब आपका एक इक्विलिब्रियम हेटेरोजेनस सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डालो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डालो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा बाय ग्रेविटी, तब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ फेज हम कनेक्ट करते हैं एक इक्वेशन से। तो उस इक्वेशन में आता है F इज इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। गिब्स फेज रूल को डिड्यूस करेंगे टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, एक बार सॉल्युबिलिटी ज़्यादा मत देखो यार, फालतू में आप लोगों का कल ही पेपर है ना, जो मैं बता रही हूँ बस उसको कर लेना। क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसको तो रट्टा मार के चले जाओ यार, क्योंकि और में चाहे ऑप्शन में आना ही आना है, इसको नहीं आया तो फिर इसकी मर्जी है ना। क्लोसियस एंड क्लैपेरॉन अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन दोनों को मिलकर बाद में थर्मोडायनामिक की बेसिस से क्लोसियस ने और क्लैपेरॉन ने मिलकर एक इक्वेशन बनाई। पहली बात तो क्लैपेरॉन की इक्वेशन थी ये, UA TP इज इक्वल टू UB TP क्या है, T और P है टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखते हुए हमने पोटेंशियल को दो फेजेस को सेम रखा, यानी UA जो है वो एक फेज का पोटेंशियल है, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, डिवाइड बाय UB के बराबर रखा जो कि दूसरे फेज का है, टेम्परेचर एंड पोटेंशियल, ठीक है, डन है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ये हुआ, आपको करना होगा क्लैपेरॉन के इक्वेशन में, क्लैपेरॉन ने अपने इक्वेशन में बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, सेम सब्सटेंस, मोलर एंट्रोपी एंड मोलर वॉल्यूम, मोलर एंट्रोपी एंड मोलर वैल्यू, ठीक है, इसको कर दिया। तो आपको ये दोनों इक्वेशन को एक साथ मिक्स करके भी लिखना है। सिग्निफिकेंस तक क्या था क्लैपेरॉन के इक्वेशन का, एक तो क्वांटिटिव डिपेंडेंस है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, रिलेट्स द रेशियो चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर, कैन बी जनरेट स्केमेटिक प्लॉट्स भी दिया था इन्होंने, दोनों को एक साथ जब जोड़ा था इन्होंने, तो हमारे पास ये सारा आपको करना है। क्लोसियस एंड क्लैपेरॉन की लास्ट इक्वेशन जो आई थी वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको खुद करना है। एक ये आया था लास्ट इक्वेशन, बीच का जो इक्वेशन है ना आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है, रट्टा मारो कुछ भी करो, क्योंकि उसको समझाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। 2.303 log P2/P1 इज प्रेशर, डेल्टा एस सब्लिमेशन, डेल्टा H इज हीट सब्लिमेशन, अपॉन R इज गैस कांस्टेंट, T2 माइनस T1 T1 T2, ये आपका होता है, ठीक है, इक्वेशन दोनों। तो इसी से आपका क्वेश्चन भी बनता है, देख रहे हो, इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। फेज डायग्राम से क्वेश्चन आते पर नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। चलो ये चैप्टर भी हो गया। क्लोसियस एंड क्लैपेरॉन की इक्वेशन आप लोग पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं यूनिट 4, यूनिट 4 इज फेज इक्विलिब्रियम 2। तो यहाँ पे आपका है फेज डायग्राम ऑफ वाटर, फेज डायग्राम ऑफ सल्फर
एंड फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर, ये 3 पढ़ लेना। यूटेक्टिक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूटेक्टिक सिस्टम 3 मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट। देखो जब आपका ये आपका पूरा जो आपने गिब्स फ्री फेज रूल में लिखा था, अगर एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए लिख रहे हो तो सी आपका 1 हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू 1 + 2 - p। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा एफ, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो 3 - p आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कितने हो सकते हैं आपके, तो पी मैक्सिमम के लिए ये होता है आपका फेज इज इक्वल्स टू 3 - f। तो अगर फेज निकाल रहे हो 3 - f होगा, तो अगर 3 - 0 फेज आपका कुछ नहीं है तो 3 आपके बनेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप एक कंपोनेंट की बात कर रहे हो ना, एक कंपोनेंट में, तो 3 - 1 होगा, ठीक है, 1 कंपोनेंट के लिए। 1 फेज इक्विलिब्रिया दिस, ठीक है, 2 हो जाएगा। 2 फेज इक्विलिब्रियम में की अगर हम बात करेंगे तो एंड 3 फेज में, ठीक है। ये आप एक बार देख लेना। एक होता है सच एन इक्विलिब्रियम, टिपिकल 3 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट फेज डायग्राम में आ रहा है जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर तीनों आ रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जो कि बीच में होता है, ठीक है। ये सॉलिड है, लिक्विड है एंड वेपर है, तीनों फेज आ रहे हैं, ठीक है। ये एक 1 कंपोनेंट सिस्टम का है, ठीक है। जो कर्व लाइन वगैरह ये आप लिख लेना, पॉइंट्स वगैरह, ठीक है। 1 कंपोनेंट सिस्टम में आपको एनालाइज करना है इस तरीके से, आइसोबारिक चेंज आ रहा है कि क्या चेंज आ रहा है, आइसोथर्मल चेंज यानी टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है, सी के पीछे जाओ तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। पानी का फेज डायग्राम हम देख लेते हैं। आ जाओ, 1 फेज इक्विलिब्रियम में सेम ही बनता है, जैसे वो सेम बना था ना वैसे बन रहा है। ये पानी है, बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये वाला है, ठीक है। वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ये सिर्फ पानी है, ये आइस से वाटर चेंज हो जाता है। ये आपका है नॉट टू स्केल, ठीक है। फिर अलग अलग दे रखा है कौन सा कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे सिंपल भी बना दोगे ना तो भी हो जाएगा। देखो सल्फ़र का है, अगर देखो सल्फ़र का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सल्फ़र का हम ऐसे बना रहे थे ना, ऐसे और फिर ऐसे, तो यहाँ पे सल्फ़र है और आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिक्स कर देना। तो इतना बना के थोड़ा बहुत लिख दोगे ना तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। फेज रूल 2 कंपोनेंट सिस्टम, अगर हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करें तो देखो सी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो एफ इज 2 - p, तो 2 + 2 - p, तो 4 - p यहाँ पे एफ का आ जाएगा, ठीक है। कंडेंस सिस्टम का मतलब है 2 को एक साथ मिला दिया, सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगर 2 सिस्टम है तो उसको हम सिंपल यूटेक्टिक पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये वाला लेड और सिल्वर का आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लेड वाला छोटा होगा, सिल्वर वाला बड़ा होगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, लेड वाला इधर है और ये पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे ये आपस में मिल रहे हैं उसको यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वाला, तो आपका ज़्यादातर वो लेड सिल्वर का वाटर का दे देगा, ठीक है। बाकी आप लोग कर नहीं पाओगे, अभी थोड़ा टफ है, ठीक है ना। ये वाला आप देख लेना, एक तो वाटर का है और यूटेक्टिक पॉइंट का जो है ना आपका, यूटेक्टिक पॉइंट आपका ऐसी होगा, ठीक है। ए लिक्विड है या फिर फेज डायग्राम सिस्टम में, क्योंकि मैं भी अपने एग्जाम में ऐसी बना के आई थी, लेड वाला छोटा था और सिल्वर वाला बड़ा था, ठीक है। और दोनों की पीठ को जो इंटरसेक्ट कर रहा था दोनों के पॉइंट को, उसको यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। अब आता है आपका कंडक्टेंस, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉलेराश लो, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है एंड कॉलेराश लो क्या है, ठीक है। तो कॉलेराश लो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी का मतलब है कि जब अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें कई सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, है ना, हर चीज़ होगा, तो क्या करो आप उसको, उसमें हीट जनरेट करोगे तो वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, यानी कि करंट प्रोड्यूस करेंगे, तो वो आपस में हिलने डुलने लग जाएंगे। दैट्स फिनोमेना इज नॉन एज कंडक्टेंस। मान लो ये रेस्ट पे थे, आपने इसमें बैटरी लगा दी, ठीक है, ये आपके एनोड एंड कैथोड पे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर कई सारे आयंस है, आपने बैटरी लगाई तो ये चलने लग जाएंगे आपस में, ठीक है, लड़ने लग जाएंगे, दैट इज कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी एंड इट्स मेजरमेंट, कंडक्टिविटी जो होती है आपकी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, करंट इज इक्वल्स टू V/R होता है, V इज पोटेंशियल, R इज रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आता है, आपने अपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, R इज इक्वल्स टू ρL/A, ठीक है। जो रो है वो आपकी रजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रो क्या है, रजिस्टिविटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कंडक्टेंस, जिसे हम G से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस जो होता है, G होता है इसका ऐसा यूनिट आपका जो होता है साइमन,
होता है, ठीक है, साइमेंस। जी जो होता है वो 1/r होता है। आर क्या है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का अगर मैं लिखूँ, रजिस्टिविटी इज रो L/A होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको रो L/A को करेंगे तो जी आएगा, जी इज इक्वल्स टू KA/L, ठीक है। के आपका कंडक्टिविटी, रो इज कंडक्टिविटी, के इज कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। कापा बोलते हैं इसको, कप्पा बोलते हैं, सॉरी कप्पा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब क्या क्या कंडक्टिविटी पे कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है, इंटरआयनिक इंटरेक्शन, विस्कोसिटी, साइज एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब ये अलग अलग दे रखा है, तो इससे आपका आ जाता है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन किस किस पे डिपेंड करती है। थोड़ा थोड़ा लिख देना आप उसके बारे में, ठीक है। कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हो, आपके लिए एक डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइट वाली, ठीक है, ये वाला डायग्राम। कंडक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की कंडक्टिविटी के लिए वही है, सेम आपका फॉर्मूला होता है। के के लिए अगर आप लिखोगे, आपका कप्पा का फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/r L/A, ठीक है। तो अगर 1/r की जगह आप जी लिख दोगे तो भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जी क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टेंस होता है ना, ये हो सकता है। कंडक्टिविटी होता है 1/रेजिस्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है, या फिर कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। ये देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बना सकते हो आप, कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है। कंडक्टिविटी निकालने के लिए आता है, रेजिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको रेजिस्टेंस दिया है 0.1 मोलर का, ठीक है। कंडक्टिविटी जो है वो आपकी, रेजिस्टेंस है 72 ओम, कंडक्टिविटी जो दे रखी है वो 298 केल्विन पे इतनी दे रखी है। सेल कांस्टेंट निकालो, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कंडक्टिविटी इज 1/रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अगर सेल कांस्टेंट निकालनी है तो सेल कांस्टेंट इधर आ जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट आपको गिवन है, सेल कांस्टेंट इज 0.93, ठीक है, और सेल कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि आपको कंडक्टिविटी जो गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, दोनों गिवन है, दोनों को लिख दिया, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है मोल्स को, डेल्टा एम। ये आयंस प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला याद रखो आप लोग, मोलर कंडक्टिविटी इज K/C, ठीक है, या फिर मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K/V, K/C या फिर K/V, दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। K/C यहाँ पे है अगर आपका द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1, एक होता है ये वाला, ये आपका फॉर्मूला होता है 1000 K/C, ये वाला याद रखना आप लोग, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 K/C, 1000 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपका उसमें साइमन स्क्वायर मोल में चाहिए आंसर, ठीक है, इसीलिए। तो देखो यहाँ पे आपको जो जो गिवन है, के भी गिवन है, देखो कंडक्टिविटी गिवन है आपको, दिस कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, तो के गिवन है, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, के आपको गिवन है, सी आपका 0.1 मोलर यानी कंसनट्रेशन दिया हुआ है, तो साइमन और यहाँ पे आपका हो गया के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ईजी क्वेश्चन आते हैं इससे, और रो L/A वाले से भी अच्छे से आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी हो गया, अब हम चलते हैं कोलेराश लो। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक, कोलेराश लो आपका इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एक्सट्रीम कंसनट्रेशन पे हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए यहाँ पे ये लग जाता है KCl माइनस LiCl, इतना दिया है, ये इतना दिया है, ये इतना दिया है, इस तरीके से आपका लिखा जाता है कोलेराश लो। कोलेराश लो हम बोलते हैं कोलेराश लो के लिए, ठीक है। रुको, प्रपोज दैट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग हो या वीक, कंप्लीटली आयनाइज होने चाहिए, इंटर आयनिक इफेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी आयंस जो है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से माइग्रेट कर सकते हैं, और जिसको हम कोलेराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहते हैं। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का मतलब है कि जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB, तो हो जाएगा लैम्डा M A+, ठीक है, प्लस में लैम्डा M B-, ठीक है। यहाँ पे जो भी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे आपके कोलेराश लॉ कहता है, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंडक्टेंस 2। अबे यार काफ़ी टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा आई थिंक सो, ठीक है। बैटरी भी नहीं है, थोड़ा हम बैटरी को कम कर देते हैं। कंडक्टेंस 2 में हम बता देते हैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आयनिक मोबाइलिटीज, ट्रांसफर नंबर्स, ठीक है, हिचॉल्फ्स मेथड और मूविंग बाउंड्री मेथड, ये दो करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयनिक मोबाइलिटी, मोबाइलिटी और ट्रांसफॉर्म नंबर। आयनिक मोबाइलिटी क्या होती है,
ड्रिफ्ट स्पीड हो सकती है या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कितना टाइम यानी कितनी वेलोसिटी होती है टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड, जिससे वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खिसक सकें, ठीक है, यानी मूव कर सकें। आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यू होता है आपका S/E। ओके, डिफाइंड द वेलोसिटी ऑफ विद विच एन आयन सॉल्यूशन मूव अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो आपकी आयनिक मोबिलिटी होती है। आयनिक मोबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है वो आपका आता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक मोबिलिटी, एक तो चार्ज ऑफ आयन, एक रेडियस ऑफ आयन, दूसरा विस्कोसिटी इन अ मीडियम, ठीक है। ट्रांसफरेंस नंबर क्या होता है आपका, डिफाइन अ न्यू पैरामीटर कॉल्ड ट्रांसफरेंस नंबर, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय गिवन टाइप ऑफ आयन, कितना फ्रैक्शन है करंट का, n+n-, ये फ्रैक्शन ऑफ करंट्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफरेंस नंबर का फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, ठीक है। द करंट कैरिड बाय पॉजिटिव आयन इन 1 सेकेंड, अगर हम करंट लिख रहे हैं पॉजिटिव आयन के लिए इन 1 सेकेंड में तो हो जाएगा n+u+z+e/d, ठीक है। और अगर माइनस के लिए लिख रहे हैं तो सेम n-u-z-e एंड /d। अगर दोनों को 1 सेकेंड में टोटल करंट लिख रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है। ये आपका ट्रांसफरेंस या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर है। ट्रांसपोर्ट नंबर हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, एक तो हिट्स ऑफ मेथड है, मूविंग बाउंड्री और EMF मेजरमेंट मेथड। हिट्स ऑफ मेथड क्या कहता है, सॉरी हिट ऑफ्स मेथड होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या मेजर करते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विक्टिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए हम देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपको ABC करके दे रखा है यहाँ पर। बेसिकली आपको क्या होता है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि एनोडिक कंपार्टमेंट्स में आया है और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में आया है, तो T+ लिखेंगे और T- लिखेंगे। T+ के लिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो एनोडिक वाले में आया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, T- के लिए मोल्स ऑफ कैथोडिक में जो आया है टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि माइनस साइन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, ठीक है। बस यही है आपका हिट ऑफ्स मेथड, और बस यही है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसका पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, बाकी आपका आ जाएगा। दूसरा होता है मूविंग बाउंड्री मेथड, ठीक है। मूविंग बाउंड्री मेथड में क्या होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बाउंड्री होती है जहाँ पे आयंस जो होता है ना वो एक अप्लाइड पोटेंशियल में ही ऑब्जर्व किया जाता है, मूविंग बाउंड्री लगी होती है, उसी में मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बाउंड्री है, कॉलोमीटर वगैरह है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा बहुत, और आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला इज़ T+Q, ठीक है। चार्ज जो है हाइड्रोजन से आ रहा है, A = 10⁻⁵ इंटू I करंट, A इंटू C इज कंसनट्रेशन इंटू F इज फेराडेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो याद कर लेना आप लोग। कंडक्टिविटी मेजरमेंट के क्या क्या एप्लीकेशन है, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक तो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड के लिए, सॉल्युबिलिटी निकालने में यूज़ कर सकते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने में कर सकते हैं। तो ये आपका है आगे कि कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़े बहुत फॉर्मूले, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, एंड हम चलते हैं। आप क्या है टाइट्रेशन की अगर हम बात करें, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कैसा टाइट्रेशन होता है आपने पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल्स में तो पढ़े ही होगा। यूनिट 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, मेजरमेंट ऑफ EMF, राइट। नॉस्ट इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, नॉस्ट इक्वेशन के लिए आ जाता है, ठीक है। रिवर्सिबल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंज पे डिपेंड करती है, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। गैल्वेनिक सेल आपकी क्या होती है, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्रेट बीकर रखा जाता है, पार्ट ऑफ कॉपर स्ट्रिप लगाया जाता है, कलर जो होता है कलरलेस सॉल्यूशन में जो होता है वो ब्लूइश देखने को मिलता है, तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक। ऑक्सीडेशन पे क्या होता है और रिडक्शन पे क्या होता है, ये आपका सेल के लिए आता है। तो कॉपर +2 यानी +2 चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो ऑक्सीडेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर घटेंगे तो रिडक्शन है, ठीक है। दोनों को एक साथ लिखते हैं तो फिर